हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स को थोड़ा अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो आई एम वेरी श्योर आप सभी ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुनी होगी कि जो आम आदमी पार्टी है, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन दिया जाने वाला है। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि सर, इलेक्शन तो हुए थे हिमाचल प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर। अब इन दोनों स्टेट्स के अंदर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बेसिकली सीट्स तो काफ़ी कम जीती हैं, पर तब भी इनको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाने वाला है। अब ऐसा क्या कारण है इसके पीछे का? यही सारी चीज़ें हम आज के 360 डिग्री एनालिसिस में समझने की कोशिश करेंगे कि इनको पहली बात तो नेशनल पार्टी स्टेटस क्यों दिया गया है, दूसरी बात कौन-कौन सी पार्टीज़ हैं इंडिया के अंदर जिनको नेशनल पार्टी का स्टेटस है, अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बोल दिया जाता है, उसका स्टेटस दे दिया जाता है, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट? आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने कोई भी सीट नहीं जीती, बट उनका वोट परसेंटेज जो था नियरली 1% था। उसी तरह से अगर आप गुजरात में देखोगे तो टोटल 5 सीट्स इनको जीतने को मिली हैं और इनका जो वोटिंग शेयर था वो नियरली 12 से 13% के बीच में था। आई बात समझ में? ठीक है। अब समझते हैं कि सर, ये नेशनल पार्टी आखिर होती क्या है? देखो, समझने की कोशिश करना। एक होता है हमारी रीजनल पार्टीज़, एक होती है हमारी नेशनल पार्टीज़। अब जैसे मैं मान मान लीजिए बात कर रहा हूँ रीजनल पार्टीज़ की। ये जो पार्टीज़ होती हैं ना, ये हो सकता है 1-2 स्टेट्स के अंदर हो या किसी रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग, बस उसी रीजन के अंदर ये सीमित है। पर जब मैं बात करता हूँ नेशनल पार्टीज़ की, तो ये एक रीजन या एक स्टेट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसके बाहर जाती है, उसके बियॉन्ड जाती हैं। उन सभी को बोल दिया जाता है क्या? नेशनल पार्टीज़। जैसे आप देख सकते हो ना, यहाँ पर मैंने इमेज के अंदर ये टोटल 8 पार्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो 9th वाली है, दैट इज़ आम आदमी पार्टी, वो 9th बन जाएगी। तो ये 8 कौन-कौन सी पार्टीज़ है सर? देखो, आप सभी इनको जानते होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है? डेफिनिटली, जिसके करंटली जो आप जानते हो जो प्रेज़िडेंट हैं, वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उसी तरह से आप भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छे से फ़ैमिलियर होंगे, राइट? जो जेपी नड्डा जी हैं, इनके प्रेज़िडेंट हैं। उसी तरह से अलग-अलग और पार्टीज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है? जो ममता बनर्जी हैं, ये उनकी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी, ठीक है? मायावती जी की ये पार्टी है। उसके अलावा आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बेसिकली जो शरद पवार जी की पार्टी है, एंड उसके साथ ही साथ नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी, जो सांगमा जी की पार्टी है। इसके अलावा 2 और हैं, दैट इज सीपीआई एंड सीपीआईएम, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये टोटल 8 नेशनल पार्टीज हैं। अब जो 9th पार्टी होने जा रही है, दैट इज नोन एज व्हाट? आम आदमी पार्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, आम आदमी पार्टी को क्यों दिया गया है? देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है, तो उसको बहुत सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करना हो सकता है। जैसे यहाँ पर टोटल 3 क्राइटेरियाज हैं, इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को अगर उसने फॉलो कर दिया ना, तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। जैसे पहला क्या है कि अगर वो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर उसको स्टेट पार्टी का दर्जा है। उसके अलावा अगर उसने पिछले लोकसभा के अंदर या पिछले असेंबली इलेक्शन के अंदर 6% से ज्यादा, जो भी वैलिड वोट्स थे उससे 6% ज्यादा उनके पास वोटिंग आई है, प्लस लास्ट लोकसभा वोट्स के हिसाब से उनके पास एटलीस्ट 4 एमपी हो, या फिर तीसरी कंडीशन वो फॉलो कर दें कि लोकसभा के अंदर कम से कम 2% ऑफ द टोटल सीट्स, मतलब टोटल 545 के आसपास सीट्स होती हैं, तो 2% से ज्यादा सीट्स उनको डेफिनेटली मिलनी चाहिए, और वो भी 3 स्टेट्स के अंदर से। अब आप सोच रहे होंगे सर, आम आदमी पार्टी ने इनमें से कौन सी चीज को फॉलो किया? वो चीज है यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया है कि अब वो 4 या 4 स्टेट से ज्यादा में रिकॉग्नाइज हो गई है। सर, वो कैसे? देखो, मैं समझाता हूं। यहाँ पर ना स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइजेशन का भी अलग क्राइटेरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी ये डिटेल में हो जाएगा। पर यहाँ पर एक चीज रियलाइज करो, जैसे ये पहला वाला आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कम से कम इनके क्या होने चाहिए? 6% के पास वोटिंग शेयर होना चाहिए। या फिर इसका स्टेटमेंट 4 देख लीजिए कि कम से कम 8% टोटल वैलिड वोट्स होने चाहिए। तब उन पर्टिकुलर केसेस में ना, या फिर सेकंड थर्ड, ये सारी पर्टिकुलर केसेस के अंदर उनको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अब आम आदमी पार्टी के केस में पता क्या था? यहाँ पर ये चीज हुई कि आप जानते हो कि इनकी दिल्ली में भी सरकार है, उसके साथ ही साथ आप जानते हो यहाँ पर क्या है, इनकी पंजाब में भी सरकार है, राइट? उसके अलावा अभी गोवा के भी तो इलेक्शन हुए थे इस साल, ठीक है? तो गोवा इलेक्शंस के अंदर भी इनका वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा था। उसके साथ ही आप ये भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि अब जो गुजरात था, वहां पर भी इनका वोटिंग शेयर कितना था? 12-13% के आसपास। तो हुआ क्या? इस वजह से दिल्ली, पंजाब, गोवा एंड गुजरात, ये चारों स्टेट्स के अंदर जो आम आदमी पार्टी है, उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया। बेसिकली
ये इनमें से कंडीशन उन्होंने स्टेट पार्टी की फॉलो कर ली, ये 4 स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग। और क्योंकि 4 स्टेट्स के अंदर ये स्टेट पार्टी हो चुकी है, तो जो पहली कंडीशन थी कि कम से कम वो 4 स्टेट्स में ज्यादा में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया वो फॉलो कर चुके हैं, और इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया है अब, एज अ नेशनल पार्टी। आई बात समझ में कि नेशनल पार्टी कैसे घोषित की जाती है? बिल्कुल, इससे पहले भी ना 2019 में जो मैं बात कर रहा था आप सभी के साथ, नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी की, उनके केस में भी सेम ही चीज हुई थी। 4 स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, इनको एज अ स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका था, इस वजह से क्या हुआ, इसको इनको बाद में नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है ना? तो ये डिसाइड कौन करता है? देखो, ये फाइनल डिसीजन कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखो, यहाँ पर ना बहुत ये क्राइटेरिया को फॉलो करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ना आपका नाम बड़ा है तो आपको नेशनल पार्टी बता ही दिया जाएगा, नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जनता दल यूनाइटेड है, जेडीयू, आई एम वेरी श्योर आप सभी ने सुना होगा, ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है। ठीक है ना? ये आपको देखने को मिल जाएगी, आपको बिहार में तो है ही है, उसके अलावा मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये 3 स्टेट्स के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। तो स्टेट पार्टी ये 3 स्टेट्स के अंदर है, इसलिए अभी ये नेशनल पार्टी नहीं है। उसी तरह से आप जानते हो डीएमके के बारे में, स्टालिन जी की पार्टी, ठीक है, एआईएडीएमके, ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्टीज भी जो हैं वो तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंदर ही है, तो 2 जगह ही है अभी। उसी तरह से आप आरजेडी के बारे में जानते हो, राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू प्रसाद यादव और उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव है, ये भी बिहार और झारखंड में ही स्टेट पार्टीज हैं। उसी तरह से आप वाईएसआरसीपी, ठीक है ना, जो जगन मोहन रेड्डी जी की है, वो सिर्फ आंध्रा के अंदर है। तो इस तरह से बाकी की जो पार्टीज है ना, वो या तो 1 स्टेट के अंदर या 2 स्टेट्स के अंदर या फिर 3 स्टेट्स के अंदर ही अभी तक स्टेट पार्टीज हैं। तो इस वजह से वो अभी तक नेशनल पार्टीज नहीं बनी। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी की बात कर सकते हो, ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी की जो पार्टी थी, बेसिकली अब अखिलेश यादव जी की है, तो वहां पर भी सेम ही चीज है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इन तीनों में से ना एक कोई क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होंगी, नेशनल पार्टी। तो आम आदमी पार्टी ने ये चीज कर ली है, और इस वजह से इनको नेशनल पार्टी का स्टेटस अब मिल चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनको फायदा क्या होगा इस चीज का, अगर ये बन भी गए तो क्या फायदा है? देखो, पहला फायदा ये है कि जो इनका इलेक्शन सिंबल है ना, वो पूरे इंडिया के अक्रॉस कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे आप जानते हो ना, इनका जो झाड़ू वाला जो सिंबल है आम आदमी पार्टी का, वो पूरे इंडिया के अंदर अब कोई और भी नहीं यूज कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो आम आदमी पार्टी का ही रहेगा। उसके अलावा जब इनको नॉमिनेशन फाइल करना होगा, तो ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही इनको प्रॉस्पर चाहिए होगा, प्रपोजल चाहिए होगा बेसिकली, राइट। उसी तरह से आप जानते हो जो इलेक्टोरल रोल हो गया, उसके रिगार्डिंग इनको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि इनको ना पार्टी ऑफिस बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लैंड और बिल्डिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी। आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट लैंड इनको मिलती है ताकि ये पार्टी के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको अच्छे से बना पाए। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनके पास मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। बाकी की जो पार्टीज है उनके पास 20 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये स्टार कैंपेनर कौन है? देखो, जो भी मान लो ना कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो एक जगह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो उनकी ना लिमिट होती है कि वो इलेक्शन के अंदर कितना खर्च कर सकते हैं। अब ऐसी लिमिट क्यों है? ताकि सबके लिए क्या हो, एक तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ऐसा ना हो कि एक बंदा ज्यादा खर्च करके इलेक्शन जीत जाए। तो हमने एक मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है लोकसभा के लिए भी और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहां पर भी। अब जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं उनका जो खर्चा होता है वो इन पार्टी कैंडिडेट्स के खर्चे के अंदर नहीं डाला जाता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हिमाचल के अंदर इलेक्शन थे ना, तो उनके जो स्टार कैंपेनर हो सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हो गए, हमारे होम मिनिस्टर जी हो गए अमित शाह जी, ठीक है, इस तरह से उनके जो पार्टी प्रेसिडेंट हो गए, राइट, इस तरह के वो सभी को क्या कर देते हैं, वो एज अ स्टार कैंपेनर का घोषित कर देते हैं। तो अगर वो स्टार कैंपेनर कहीं पे जाते हैं, उनका जो भी खर्चा होता है वो पार्टी कैंडिडेट के खर्चे के अंदर नहीं जोड़ा जाता, तो इससे वो जो खर्चा है वो और कर सकते हैं, एक तरह से कहने का पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर ये फायदा हो गया कि नेशनल पार्टी के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। उसके अलावा देखो, जैसे हमारे दूरदर्शन हो गया, आकाशवाणी हो गया, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट के लिए, टेलीकास्ट के लिए जब भी इनको टाइम वगैरह स्लॉट दिया जा सकता है, मान लो कि इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो दूरदर्शन हो गया, आकाशवाणी हो गया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग इनको ब्रॉडकास्ट के राइट्स बेहतर मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जहां जहां पर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन नेशनल पार्टीज को। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से ये चीज करी जाती है, क्या इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहता है यहाँ पे, किस तरह से स्टेट पार्टीज का क्या प्रोविजन होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, और जहां उन्होंने लिखा था 4 स्टेट्स, उसको कैंसिल करके मान लो 3 स्टेट्स लिख दिया या 5 स्टेट्स लिख दिया, तो उस हिसाब से आपके साथ ना वो स्टेटमेंट्स के साथ थोड़ा प्ले किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड हो सकता है थोड़ा सा घुमा फिरा के मेंस के अंदर भी थोड़ा पॉलिटिक्स का एंगल डाल दिया जाए
या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो आई होप आज के लेक्चर में आपने इसको समझने की कोशिश करी होगी कि पूरा होलिस्टिक हमने कवरेज कैसे किया है। जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हो ना, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी थी, तब भी आपको इस तरह से एक 360 डिग्री एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, तभी आप बेहतर आंसर लिख पाओगे। हमारा जो मेगा विन का कोर्स है ना, दैट इज मेंटर गाइडेड आंसर राइटिंग इनिशिएटिव, यहाँ पर भी आपको इन्हीं तरीके की गलतियों से बताया जाता है कि किस तरह से आप गलतियां कर रहे हो, उनको कैसे सीखोगे। ठीक है, टोटल 15 टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ में ही यहाँ पे मेंटरशिप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपको हेल्प करेगा आपकी गलतियों को समझने में, उनको कैसे इंप्रूव करना है, मार्क्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये सारी गाइडेंस, ये सारी चीजें यहाँ पर अप्रोच वगैरह आपके सभी के साथ यहाँ पे डिस्कस करी जाती है। आई बात समझ में? तो इन केस आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो dpp.onlyas.in पर जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इन केस आपके कुछ डाउट्स हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके भी हमसे अपने डाउट्स एड्रेस करवा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।